हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नमस्कार, आदाब। भारत टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं इमरान। भारत टीवी न्यूज का कारवां लगातार मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहा है, पल पल की अपडेट दिखा रहा है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की बात करें तो सपा संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट जो है वो रिक्त हो गई। अब चुनाव आयोग यहां पर चुनाव कराने जा रहा है। 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि मैनपुरी का अगला और नया सांसद कौन बनेगा। लेकिन उससे पहले बता दें कि एक तरफ जहां सपा ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद समाजवादी पार्टी और नेताजी मुलायम सिंह यादव के जमाने से समाजवादी पार्टी में रहे क्या नाम था, रघुराज सिंह साक को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब ऐसे में ये मुकाबला जो है वो बेहद रोमांचक हो चला है। उससे पहले आप जातिगत जो आंकड़े हैं उन पर नजर डाल लीजिए। यहाँ पर सबसे ज्यादा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक यादव मतदाता हैं, लगभग 4.5 लाख यादव मतदाता वाली ये लोकसभा सीट है। तो उसके बाद साक मतदाताओं की संख्या भी लगभग 3.25 लाख है। ऐसे में क्षत्रिय मतदाताओं की बात करें तो लगभग 2.25 लाख क्षत्रिय मतदाता हैं, तो वहीं 1,10,000 ब्राह्मण मतदाता, तो 70,000 मुस्लिम मतदाता हैं, 2 से 2.5 लाख पाल मतदाता हैं। ऐसे में ये मामला जो है, ये पूरा जो रण है वो बेहद रोचक हो जाता है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर और आजमगढ़ अपने 2 मजबूत किले हारने के बाद अब समाजवादी पार्टी कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है जिससे जो है ये जो मजबूत किला है ये गंवाना पड़े। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ी चुनौती है अपने गढ़ को बचाने के लिए, ये सबसे मजबूत गढ़ है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका है कमल खिलाने के लिए। अब साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा ये तो आने वाली 5 तारीख को जब मतदान होगी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ तमाम जो जनता है वो जुटी हुई है। इन तमाम जनता से बात करने की कोशिश करेंगे और बारी बारी से ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये लोग जो है जब वोट डालने जाएंगे, पोलिंग बूथ पर जाएंगे, तो उनके जहन में मुद्दे क्या होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी न्यूज पर। और क्या मुद्दे क्या होंगे, जहन में दिमाग में क्या चल रहा होगा, किन मुद्दों को लेकर के पोलिंग बूथ पर जाएंगे और बटन दबाएंगे ईवीएम का। देखिए, ईवीएम का बटन सिर्फ इस मुद्दे को लेकर हम दबाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक तरह से खोखला कर दिया। देश में सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता अगर फैलाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई है। आज के पहले देश में इस तरह के, चाहे हमारे हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों, इस तरह का कोई माहौल नहीं था। एक आग के एक बारूद के गोले पे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश को बैठा दिया है। आने वाला समय भारत देश का ज्यादा से ज्यादा खराब होने वाला है अगर अभी भी जनता जागरूक नहीं हुई। आप महंगाई को लेकर देख लीजिए, आप खजाने को खाली कर रखा है। जहां कुंटलों हमारे गोदामों में अनाज भरा रहता था वो सारे गोदाम खाली कर रखे हैं। राशन बांट रहे हैं इसलिए गोदाम खाली हो। राशन नहीं बांट रहे हैं, लोगों को बेसहारा और अपंग बना रही है भारतीय जनता पार्टी लोग। भाई राशन के लिए क्या होता है, गरीब आदमी मजदूर आदमी मेहनत ही नहीं करना चाहता है कि उसको 350-400 रुपए का राशन दे देते हैं। ये क्या है भाई? अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई सुविधा देती जिससे आदमी मेहनत करके कमाना सीखता है, ये तो वो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे गरीब तबका के लोग हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए इस तरह का, जैसे पुराने शासन में होता था ना, जो जमींदार लोग हुआ करते थे वो उतनी ही खेती दिया करते थे, उतनी लोगों को वो दिया करते थे जिससे कि जमींदार को सबका पेट भर जाए। भारतीय जनता पार्टी इससे ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं देती है। सपा सरकार भी तो बांटती थी, सूखा राहत पैकेट बांटे गए। बुंदेलखंड में देसी घी से लेकर के आटा, दाल, चावल, चीनी सब बांटा। अब भारतीय जनता पार्टी बांट रही है तो आप कह रहे हैं अपंग बना रहे हैं जनता को आलसी बना रहे हैं। जनता को बिल्कुल आलसी बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बनाया, लैपटॉप बांटा। क्यों बांटा? क्योंकि उससे बच्चे पढ़ते थे, आगे सीखते थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा काम किया बताइए? समाजवादी पार्टी ने जो भी गरीब तबके के लोग थे उनके लिए पैसे भी दिया करती थी। कन्या योजना से लेकर काफी योजना समाजवादी पार्टी ने चलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह कोई योजना नहीं चलाई हुई है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले जो 5 तारीख को मतदान होगा, 8 को नतीजे आएंगे, तो किस तरह के नतीजे होने वाले? इससे हमसे ज्यादा यहाँ का लोकल का जो किसान है, हम तो चलो पढ़े लिखे थोड़े आदमी हैं, लेकिन यहाँ के किसान बता सकता है कि किसान पहले खुश था या अब खुश है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसानों की जब बात आती है तो किसान कहीं ना कहीं इस देश की रीढ़ है। अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाला वो किसान है। जब देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी कोरोना समय, जब सारे उद्योग धंधे ठप पड़ गए, तो ये किसान थे जिन्होंने जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अहम योगदान दिया। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा हमेशा कहा करते थे, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। और आज कहीं ना कहीं जो हमारी तमाम वीडियो में आपने देखा कि वीडियोज में किस तरह से हमने कटहल की, चाहे गल्ला मंडी से हो, किसानों की धान जो है एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है। सरकारी केंद्र जो है पूरी तरह से बंद पड़े हैं, कहीं भी सरकारी केंद्रों पर खरीद नहीं हो रही है। तो भाई खाद की किल्लत
लगातार आपको दिखाया कि किस तरह से ब्लैकमेल के जरिए जो है खाद को जो ब्लैक करके बेचा जा रहा है। जो किसान हैं उनको खाद नहीं मिल पा रही है। लगभग एक एक हफ्ते से किसान जो है भूखे प्यासे लाइन में लगने के लिए मजबूर है। लेकिन सरकार बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती है, दावे और वायदों के बीच सरकार ये कहती है कि किसान खुशहाल हो गया है। किसान खुशहाल हो गया है। बहुत अच्छा किसान खुशहाल किया है सरकार ने, इससे अच्छा कभी हो ही नहीं सकता है। इतना छोटा सांड, इतना ऊपर से नीचे वो सांड, ये दो सांड योगी और मोदी पूरे इसको देश को खा गए हैं। रहा बचा किसान, उसको ये छोटा सांडों ने खा लिया है। तो इससे अच्छा कोई भी विकास कभी नहीं हो सकता है। इन दोनों लोगों ने देश को इस तरीके से बर्बाद करने का काम किया है। ये देश को खा रहे हैं, वो प्रदेश को खा रहे हैं और अपने निजी लोगों के हाथों में पूरा देश सौंप रहे हैं। क्या नहीं बेच डाला, हवाई जहाज बेच डाला, रेल बेच डाली, सारे संस्थान बेच करके अपना पेट भर रहे हैं और अपने सहयोगियों को अपना साथ में अपने जो है उनको मजबूत कर रहे हैं। और ये दो ही सालों के लिए हमारा पर्याप्त देश और प्रदेश चलने के लिए है। बाद में किसान तो अपना मेहनत कश है, अगर जमीन में नहीं होगा तो दिल्ली, पंजाब और विदेश में जा करके भी अपने मेहनत करके कमा लेगा, लेकिन इसको कभी जनता माफ नहीं कर सकती है। बिल्कुल, ये कोई जो है हास्यास्पद बात नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। कहीं ना कहीं किसान जो है 365 इंटू 24 घंटे खेतों में काम करने वाला वो किसान देश का अन्नदाता है, जो प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलते हुए और 365 दिन रात, मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसानों का दर्द समझ सकता हूं किस तरह से किसान जो है लगातार इस तरह की समस्याओं का सामना करता है। लेकिन सरकार के जो अन्ना जानवर हैं, सरकार की तरफ से जो अन्ना जानवरों के लिए कहते हैं गौशाला बनाए हैं, अन्ना जानवर लगातार जो है एक्सीडेंट का सबब बन रहे हैं, सड़क हादसों में लोग जो है अपनी जान गंवा रहे हैं। इन्हीं अन्ना जानवरों के चलते ना तो कोई गौशालाओं का इंतजाम है, ना तमाम तरह की चीज़ों का इंतजाम ना होने की वजह से आए दिन जो है सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिलाष सिंह। अच्छा, अभिलाष सिंह, क्या मतलब जो किस तरह से देखते हैं किसान, नौजवान और तमाम लोगों की समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या होने चाहिए खास तौर पर इस चुनाव में? देखिए, ये चुनाव जो है, वैसे तो ये 16 महीना के लिए सांसद का चुनाव है, लेकिन ये चुनाव जो है ये जुमलेबाजों और विकासवादी सोच के बीच है। जैसे इस समय हमारे केंद्र में सरकार जो है योगी जी, मोदी जी की, और प्रदेश में योगी जी की, ये जुमलेबाजों की सरकार है। इन्होंने सिर्फ 8 साल केंद्र में जुमलों के अलावा कोई काम नहीं किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उससे पहले हमारे नेताजी जब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने विकास पे जोर दिया, विकास पे कार्य किया। यहाँ लाइट पे, ट्यूबवेल पे और अस्पताल पे आप ऐसे देख लीजिए, मैनपुरी को आप उठा के, मैनपुरी को पॉलिटेक्निक किसने दिया? आदरणीय नेताजी की देन है। आप देख लीजिए किसनी में ITI किसने दिया? आदरणीय नेताजी की, अखिलेश जी की देन है। किसनी में पॉलिटेक्निक अखिलेश जी ने दिया, किसनी में फायर स्टेशन अखिलेश जी ने दिया, किसनी में तहसील अखिलेश जी ने दिया। तो जितना भी विकास हुआ है, 100 सैया का अस्पताल किसने दिया, सैपई में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसने दी, ये सारे अखिलेश जी ने दी। एक्सप्रेस भी किसने दिया? तो ये विकासवादी सोच और जुमले वाली सोच। आप देखिए, जुमले वाली सोच, 8 साल से केंद्र में सरकार है। आप कभी भी, जैसे हमसे आप पूछ रहे हैं, किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता से आप पूछ लीजिएगा कि आप अपने 4 काम सिर्फ बता दीजिए। उनके राष्ट्रवाद मजबूत हो गया, धारा 370 हटा दी गई, राशन फ्री में बंट रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो गया है, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर कर रहा है। जी, सर, हम किसान, हम साहब किसान के बेटे हैं। अनाज तो हम धरती का सीना चीर के पैदा कर लेते हैं साहब। हमारे बच्चों को शिक्षा दे दीजिए, हमारे बुजुर्गों को अच्छा इलाज दे दीजिए। हमें अनाज की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, हमारे बच्चे अगर शिक्षित हो जाएंगे तो ये उच्च परीक्षा में बैठेंगे, उच्च अधिकारी बनेंगे, मेरा जीवन स्तर बड़ा अच्छा होगा। हम नहीं चाहते हमें भीख दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष करके हमें इस भीख से छुटकारा दिलवाया। ये हमें दोबारा भिखमंगा बनाने की सोच पैदा कर रहे हैं, हमें दोबारा भिखारी बना रहे हैं। अरे साहब, हम धरती चीर के अनाज पैदा करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है, ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा कहा करते थे, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। अगर आप आज लोगों को शिक्षित करिए, लोगों को शिक्षित करेंगे, वो जो है सब कमा लेंगे, वो सारा काम कर लेंगे, लेकिन आप कम से कम शिक्षा पर ध्यान रखिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो क्या किस तरह के जो है आप जो चुनाव होगा, क्या लग रहा है, मुकाबला किस तरह का है? देखिए, मुकाबला कोई नहीं है। जनता जागरूक हो रही है। 8 साल बहुत भ्रमित कर लिया, इन्होंने बहुत मूर्ख बना लिया। हम लोग भोले भाले लोग हैं। भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। बेवकूफ़ बन गए थे, सत्ता में ये लोग आ गए, अब इनको उखाड़ने का काम शुरुआत हो गया है। इस चुनाव से ये साबित हो जाएगा कि आगे 24 में भी इनकी क्षमता नहीं। 14 में लोगों को गुमराह किया जा सकता है, 17 में गुमराह हो गए आप लोग, फिर 19 में गुमराह हो गए, फिर 22 में कहते हैं कि भाई 3 बार तो चलो ठीक है, 2 बार 3 बार, लेकिन 4 बार इस तरह का गुमराह हुए हैं। मीडिया के आप मित्र हैं, आप पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हैं, आपको ये जानकारी होगी। ये लोग बहुत चालू लोग हैं,
बहुत होशियार लोग हैं। पहले इन्होंने पोलराइजेशन किया, हिंदू मुसलमान के नाम पे कितना बड़ा पोलराइजेशन किया। आप ये बताइए, हम तो भाई भाई आपस में रह रहे थे। 2008 साल इनकी केंद्र में सरकार हो गई, कितने मुसलमान पाकिस्तान भजा दिए गए, कितने मुसलमान बांग्लादेश भजा दिए गए। ये सिर्फ उनको डरा के हुआ खड़ा करके इन्होंने हमारा वोट ले लिया। ठीक है, ये सिर्फ जातियों को जातियों में बांट कर हमारा वोट चाहते हैं। इनकी कोई सोच विकास की नहीं, ये सिर्फ सत्ता में परमानेंट बने रहना चाहते हैं, प्रशासनिक दुरुपयोग करके सत्ता में बना रहते हैं। वो तो हिंदू हित की बात करते हैं, आप हिंदू हैं, वो हिंदू है और राष्ट्रवादी हिंदू हैं वो लोग। उनके पास तो एक जो है तमगा भी है कि राष्ट्रवादी हिंदू है, राष्ट्र के लिए पहले सोचते हैं। साहब, हिंदू से पेट नहीं भरता है। ईश्वर मेरे आराध्य हो सकते हैं, ईश्वर से मेरा पेट नहीं भरेगा। ईश्वर मेरे विश्वास हो सकते हैं, मैं ईश्वरवादी हूँ, मैं भी ईश्वरवादी हूँ, लेकिन ईश्वर से पेट नहीं भरेगा ना। पेट तो अन्य से भरेगा। मेरी जीवन शैली, मेरी तरक्की तो शिक्षा से होगी, ना कि हिंदू मुसलमान करने से। अगर भाई भाई प्रेम से बैठेंगे तो शायद हम ज़्यादा खुशहाल रह पाएंगे। अगर भाई और भाई एक दूसरे पर असला लेके तैयार रहेंगे तो शायद हमारा जीवन जो इस तरह बहुत घटिया हो जाएगा, बहुत नीच हो जाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा तीखा सवाल है। आरोप लगाते हैं कि जिस तरह से 90 में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, 90 में जो गोलियां चलवाई थी, वो कहते हैं एक राम भक्तों के हत्यारे थे, नेताजी नहीं रहे। खैर मैं नहीं, उनकी भाषा है, मैं तो खैर मेरा बहुत सम्मान है नेताजी का, मैंने उनको नमन करता हूँ, नमन श्रद्धांजलि है। वो लोग कहते हैं और हम राम मंदिर बनाने वाले हैं। तो कंपेयर नहीं किया जा सकता है सपा को और भाजपा को। ऐसा है, देश में कानून का राज्य होता है। प्रदेश में संवैधानिक पद पर बैठने के बाद जब हम शपथ लेते हैं तो हमें संविधान की शपथ दिलाई जाती है। कानून व्यवस्था बनाए रखना भी एक मुख्यमंत्री का काम होता है। ठीक है, जायज़ बात है कि अगर आप कानून व्यवस्था तोड़ोगे, आप बेशक किसी भी जात धर्म मजहब से वास्ता रखते हो, आप किसी को भी अपना आराध्य मानते हो, लेकिन अगर आप कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करोगे तो मुख्यमंत्री का संवैधानिक दायित्व बनता है, जिसका शायद ये वर्तमान मुख्यमंत्री निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। संविधान दायित्व हमारे आदरणीय नेताजी पर हमें गर्व है, उन्होंने उस समय भी अपने संवैधानिक दायित्व का पूर्ण निर्वहन करते हुए जो भी कठोर निर्णय लिया उन्होंने लिया, उसमें हम उसके साथ हैं, उस सोच के। बिल्कुल। मंदिर के संदर्भ में एक अच्छा बताइए। जैसे आपने ये मंदिर की बात करी, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रदेश का प्रधानमंत्री अगर मंदिर बनवाने के लिए पैदा होता है या मंदिर बनवाने के लिए, मस्जिद बनवाने के लिए मुख्यमंत्री बनता है तो ये नितांत गलत है। धर्म के ठेकेदार, धर्म के अनुयायी, उनके पास इतना पैसा ट्रस्टों में, चाहे शिरडी वाले साईं बाबा ले लो, चाहे वैष्णो माता का ट्रस्ट ले लो, उनके पास, उन धर्म के अनुयायियों के पास इतना पैसा है, ये एक मंदिर की बात करते हैं, वो 10,000 मंदिर ऐसे बना सकते हैं, इतना पैसा है। ये पैसा जो हमारे देश की जीएसटी काउंसलिंग के माध्यम से वहाँ पैसा गया, इस पैसे को अगर भी मंदिर में लगा देते हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये एक मिनट, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इस पैसे को वो लगाना चाहिए था अस्पताल में, इस पैसे को लगाना चाहिए था शिक्षा के केंद्र में। कुछ नहीं होता तो इस पैसे से गोले और बारूद खरीद लेते। यूक्रेन जैसे हमले के लिए हमारे देश के लिए पैसा काम आता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है, बेहद अच्छी बात है कि सरकार का काम मंदिर या मस्जिद बनाना, धार्मिक स्थल बनाना नहीं है। सरकार का काम बुनियादी जो सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, कहा ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालयों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जगदीश सिंह। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जगदीश सिंह जी? घूम रहे हैं, चुनावी प्रचार हो रहा है, इस चुनावी प्रचार के दौरान किस तरह का जो फेस है, किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं आप लोग, पहुंच रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होंगे चुनावी नतीजे? जनता बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर वोट देना चाहती है समाजवादी पार्टी को। आप इस रोड से आए होंगे, देखे होंगे कितने गड्ढे हैं। गड्ढा मुक्त का नारा लगाने वाली सरकार 17 दिसंबर उन्होंने नियत की थी कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे पूरे प्रदेश में सड़कें। आपने देखा भी होगा, सारी सड़कों पे गड्ढे हैं, लोगों को चलना भी दूभर है। इस समय आपने क्या किया? सांसद आपका है, कई सालों से सांसद है, विधायक आपके हैं, तो विधायक और सांसद का भी तो कुछ फर्ज होता है, आपकी भी तो निधि है, आपने इन गड्ढों को नहीं भरवा पाए। निधि से गड्ढे नहीं भरवाए जा सकते, ये सरकार ही भरवाएगी। निधि कितनी मिलती है? 5 करोड़, 2 करोड़, तो उस 2 करोड़ से एक सड़क का भी गड्ढा नहीं भरा है। तो मेरे जो विधायक जी हैं, आदरणीय सांसद जी हैं, उन्होंने गड्ढा नहीं, नई सड़कें बनवाने का काम किया। इस मैनपुरी जनपद में जो भी विकास किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 6 वर्ष हो गए हैं, आज तक कहीं एक नव निर्माण नहीं हुआ है। पूरे क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। जो भी सड़कें, जो भी यहाँ तहसील बनाने का काम किया, अस्पताल बनाने का काम किया, पॉलिटेक्निक, ITI, बस स्टैंड, जो भी काम किया है वो समाजवादी पार्टी ने, माननीय आदरणीय नेताजी ने किया है, आदरणीय तेज प्रताप जी ने किया, धर्मेंद्र जी ने किया है। यहाँ बीजेपी ने 6 वर्षों में कहीं एक ईंट भी नहीं रखी है।
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर हारने के बाद लगातार समाजवादी पार्टी सबक लेते हुए इस बार डोर टू डोर कैंपेन लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम शीर्ष नेता, बड़े नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी तमाम नीतियों को लेकर के लोगों से मिल रहे हैं। तो अब जो है, जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को शायद नहीं दोहराना चाहते हैं। कहा जाता है कि आजमगढ़ अगर अखिलेश यादव एक बार चले जाते, जो 5,000 का अंतर था हार का, वो शायद 50,000 से जीत होती। ऐसा है, उनकी कोई व्यस्तता रही होगी, इस वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। पिताजी की तबीयत भी खराब थी, इस वजह से भी नहीं पहुँच पाए हैं। और बाकी यहाँ तो घूम रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, डिम्पल जी भी घूम रही हैं, अखिलेश जी भी घूम रही, सारे लोग लगे हुए हैं चुनाव में और हम भारी मतों से जीतेंगे। चलिए, नेताजी हमेशा कहा करते थे कि अगर इटावा दिल है, मैनपुरी दिल है, तो जो है आजमगढ़ धड़कन है। इस नारे के साथ जो है मैनपुरी और आजमगढ़ 2 जगह से सदस्य निर्वाचित हुए थे और उसके बाद वो सीट अखिलेश जी के पास गई और अब अखिलेश जी के बाद वो सीट अब हार चुकी है समाजवादी पार्टी। अब यहाँ पर चुनाव है मैनपुरी में, ये सीट जो है परंपरागत रही है समाजवादी पार्टी की, कई सालों से समाजवादी पार्टी के पास ये सीट है। अब जो है मुकाबला इस सीट को बचाने का है और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का है। किस तरह से लोग जो है आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? वोट के माध्यम से श्रद्धांजलि, वोट के माध्यम से नेताजी खत्म होने के बाद जन जन के नायक नेताजी रहे हैं। इस मैनपुरी कर्मभूमि नेताजी की रही है। नेताजी सबके दिल में बसे हुए हैं और माननीय नेताजी की बहू आदरणीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहू पत्नी जो है चुनाव लड़ रही है। तो एक एक व्यक्ति जातवाद भुला करके प्रत्येक जात वर्ग नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में एक एक वोट देने जा रहा है और मैनपुरी की जनता ऐतिहासिक जीत दिला करके और नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में एक एक वोट देने जा रही है। और नेताजी ने जो इस मैनपुरी को और पूरे प्रदेश को जो दिया है, किसी छिपा नहीं है। जो भी काम किए हैं किसान, दलित, मजदूरों के लिए, वो नेताजी ने किए। धरती पुत्र इसलिए नहीं नेताजी कह रहा है, लोगों नेताजी ने हमेशा जो गरीब दलित किसान था वो जानते थे कैसे झोपड़ी में रहता है, उसको नेताजी ने घर देने का काम किया है। नेताजी की याद देते हुए आज ऐतिहासिक जीत डिम्पल जी की होने जा रही है, कोई रोक नहीं पाएगा। एक एक वोट डिम्पल जी को दिया जाएगा। यहाँ पर दिल से लोगों के अंदर उत्साह है। बिल्कुल। और नेताजी की याद करते हुए लोग, रो करके लोग और डिम्पल जी को एक एक वोट देने जा रही है, कोई रोक नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि लोग जो है पूरी तरह से नेताजी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार हैं और लोगों का कहना है कि नेताजी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनको बड़े अंतर से उनकी पुत्र वधू डिम्पल यादव को चुनाव जिताया जाए और ये नेताजी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि नेताजी अब हम सब लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन नेताजी जो है जब उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी तो नेताजी इस बात से खुश होंगे। किसी ने कहा है कि शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, यहाँ कौन शौक से मरता है, मर जाना पड़ता है, यहाँ कौन शौक से मरता है, मर जाना पड़ता है। ये तो आने वाले 5 दिसंबर को जब मतदान हो गया, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि मैनपुरी का अगला सांसद कौन होगा। लेकिन लोगों में जो है पूरी तरह से लोग तैयार हैं अपने जो है नेता को वोट डालने के लिए। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए मैनपुरी लोकसभा से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट।